नमस्कार, मैं करुणा शंकर त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का द आउटलुक क्लासेस में। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 की, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो चुके हैं। आज मैंने 40 प्रश्नों को रखा है। अच्छी बात यह है कि प्रैक्टिस सेट भी मेरा कंप्लीट हो गया 40 प्रश्न का, और रिकॉर्डिंग भी आसानी से हो सकती है। जो पावर कट वाली समस्या थी वो फिलहाल 1-2 दिन से नहीं हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहले इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ और पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रेड पेन से लिखते हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको अलंकार बताना है। अलंकार के बारे में डिटेल में हम बता ही चुके। एक मिनट, ये पेन शायद ऐड नहीं है। हाँ, अभी ठीक। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार। क्या यमक है? यमक में क्या होगा, एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है। दोनों में कोई भेद ना रहे। तो यहाँ पर राम रतन धन, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूपक अलंकार ही है, ठीक। श्लेष अलंकार मतलब एक से अधिक जब अर्थ होते हैं किसी एक शब्द के, तो वहाँ पर रूपक होता है, तो ये भी नहीं होगा। उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त की जाती है, तो ये बाकी तीन नहीं होंगे। बी वाला सही है, रूपक अलंकार होगा। राम रतन धन शब्द में यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है। चलिए, दूसरा है प्रश्न, मैल से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कौन सा होगा? दृष्टि, वैषम्य, भेदभाव, मनोमालिन्य। मनोमालिन्य मैंने कल ये सॉल्व करवाया था। और कलुषित, इसमें से क्या होगा? तो मैल से युक्त, इसके लिए दृष्टि, वैषम्य, भेदभाव, मनोमालिन्य, कलुषित। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है, इसको हम कलुषित बोलते हैं, ठीक। मैल से युक्त को कलुषित बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आज का, प्रजा का बहुवचन होगा। इंपॉर्टेंट शब्द है ये प्रजा। तो प्रजा का बहुवचन क्या होता है? प्रजाएं होगा, प्रजाओं होगा, अनेक प्रजा होगा, या एक वचन शब्द है इसमें से, मतलब प्रजा एक वचन है, इसका बहुवचन नहीं होगा। तो चलिए आप एक बार बताइए, प्रजा का प्रजाएं, तो मैं आपको बता दूं प्रजा एक वचन शब्द है। बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जैसे प्रजा हो गया, जनता हो गया, सामग्री हो गया, ठीक। ये सब चीज़ें आपको देखने में लगता है कि बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा, लेकिन ये होते एक वचन शब्द हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आज का है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी, ये आपको बताना है कि पहली कहानी कौन सी है। क्या इंदुमती है, या फिर प्रेम सागर, या रानी केतकी की कहानी, या आकाशदीप? तो ये प्रथम कहानी कौन सी है? तो चलिए तब तक आप सोचिए कि कौन सी है, फिर मैं इसके राइटर जो हैं वो उनको लिखे दे रहा हूँ। तो जो इंदुमती है, इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल, इनको आप जरूर लिख के रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सब। किशोरी लाल गोस्वामी हैं इसके लेखक। दूसरा जो प्रेम सागर है, प्रेम सागर के हैं पंडित लल्लू लाल। पंडित लल्लू लाल हैं इसके लेखक। रानी केतकी की कहानी, इसके मुंशी इंसाउल्लाह खां, या केवल इंसाउल्लाह खां ही लिखे दे रहे हैं। इंसाउल्लाह खां हैं। और ये आकाशदीप, ये बहुत फेमस रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद। तो ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, याद रखिएगा। मैंने राइटर भी इनके सामने लिख दिए हैं। अब बात आती है कि प्रथम कहानी कौन सी है। तो ये इंदुमती हो जाएगी, ये इंदुमती ही प्रथम कहानी है। इस आधार पर किशोरी लाल गोस्वामी जी को ही प्रथम कहानीकार भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, और रचना इनकी इंदुमती हो जाएगी। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विधाता शब्द का पुल्लिंग होगा। विधाता शब्द का पुल्लिंग, ये गलत लिखा हुआ है। विधाता वैसे ही पुल्लिंग है, विधाता शब्द का स्त्रीलिंग होना चाहिए।
विधाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्वेश्चन गलत टाइप है। तो विधाता शब्द का स्त्रीलिंग देखना है, क्या विधा होता है, विधि होती है, विधना होता है, विधात्री होता है, तो कौन सा सही होगा? तो इसमें से विधात्री सही है, विधाता का स्त्रीलिंग विधात्री होता है। ठीक, प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? भगवत होगा, भव होगा, भगवान होगा या देवता होगा? भवानी एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग पूछा जा रहा है, तो भवानी का पुल्लिंग भव होता है। ठीक है, भवानी का क्या होगा? भव हो जाएगा पुल्लिंग। चलिए 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, सही वाला आपको देखना है, सही कौन सा है। तो इसमें सारे शब्द 4 के चारों हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप सब ध्यान रखिएगा। ये अनाधिकृत, ये अनाधिकृत नहीं होगा, अनधिकृत सही होता है। अनधिकृत ऐसे लिखा जाएगा, अनधिकृत सही होता है। दूसरा विकल्प है जागृत, जागृत नहीं जागृत होता है। एक मिनट बिगाड़ दो इसको, फिर दोबारा लिखे दे रहे हैं। जागृत होता है। अनुदित, अनुदित भी गलत लिखा हुआ है, अनुदित होता है। अनुदित ये अनुवादित के सेंस में यूज किया जाता है। एकांतिक ये सही लिखा हुआ है, तो एकांतिक हो जाएगा। ध्यान रखिए, मूल शब्द जो होता है वो होता है एकांत, तो ये आप सोच करके हो सकता है गलत कर दें। तो ए है यहाँ पर है और यहाँ पर क्या हो गया? आय हो गया है। तो इसमें होता क्या है? इक प्रत्यय लगा हुआ है। जिन शब्दों में इक प्रत्यय लगाते हैं उसका जो प्रथम वाला स्वर है वो ह्रस्व जो होगा वो दीर्घ हो जाएगा। तो ए का किस में बदल जाता है? अय में बदल जाता है और एकांतिक हो जाता है शब्द। ठीक, तो इस वजह से एकांतिक सही है, एकांतिक गलत लिखा होता है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 7वें नंबर हो गया। 8वां नंबर, 8वां नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फिर से आपको गलत वाला ढूंढना है कि गलत कौन सा लिखा हुआ है। क्या अधोगति गलत लिखा हुआ है, अधोपतन गलत लिखा हुआ है, अनुग्रह गलत लिखा हुआ है, अनुगृहीत गलत लिखा हुआ है? गलत आपको ढूंढना है। तो इसमें अधोगति एकदम सही लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए, अगर आपको लिखा मिलता है अधः गति, अधः गति, तो वो क्या है? ये गलत है, अधोगति सही होता है। अधोपतन, ठीक है, अधोपतन, हाँ ये एकदम ये गलत लिखा हुआ है, तो यही वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अधोपतन होता है गलत, इसका सही होगा अधः पतन, ये सही है, अधः पतन सही होता है। यहाँ अनुग्रह ये भी एकदम सही लिखा हुआ है, गलत आपको अनुग्रह ऐसे करके लिख सकते हैं, अनुग्रह, अनुग्रह लिख करके दे देंगे और ये हो जाएगा आपका गलत, गलत लिखा होता है ऐसे। ठीक है, यही आपसे एग्जाम में दे दिया जाएगा। अनुग्रहीत ये भी एकदम सही लिखा हुआ है, इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए अनुग्रहीत लिख करके देते हैं और फिर आपको ध्यान देना होता है कि कौन सा गलत, तो ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अधोगति सही लिखा हुआ है, अनुग्रह सही लिखा हुआ है, अनुग्रहीत सही लिखा हुआ है, अधोपतन गलत है, उसका आधा पतन सही होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो बाकी सारे मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे कि कौन सा वाला सही है कौन सा गलत है। तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ, बाकी सारे सही लिखे हुए हैं, ये गलत, अधोपतन नहीं अधा पतन होता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 होगी। 9 को देखते हैं। 9 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी आपको फिर से वही मिल रहा है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें से, ये देखना है। क्या अनुसंगी सही है? नहीं जी, ये गलत लिखा हुआ है, अनुसंगी नहीं होता है, अनुसंगिक लिखा हुआ है ना, हाँ अनुसंगिक नहीं होता है। इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है और अभी मैंने ऊपर बताया कि इक प्रत्यय लगने के बाद जो पहला वाला स्वर होगा वो दीर्घ हो जाएगा, तो आनुषंगिक हो जाएगा। ठीक, तो आनुषंगिक सही हो जाएगा, अनुषंगिक गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है गलत। अभ्यंतर ये एकदम सही लिखा हुआ है, यही विकल्प आपका सही है, शुद्ध वाला ही ढूंढने के लिए कह रहा है। तो अभ्यंतर ये गलत। अभ्यंतर अगर कहीं लिखा हुआ तो वो गलत है, अभ्यंतर नहीं होता है, अभ्यंतर सही होता है। अहिल्या ये भी गलत है, अहल्या सही होता है, अहल्या इस तरीके से लिखा जाएगा, अहल्या। ऐसे ही आँख ये भी गलत लिखा हुआ है, आँख सही लिखने का तरीका ये है कि चंद्र बिंदु होता है और इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक,
तो जो सही है वो मैंने उसके सामने लिख दिए हैं, गलत वाले लिखे हुए हैं विकल्प में पहले से ही। चलिए 10 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सही सेंटेंस जो है वो आपको देखना है, मतलब 3 इसमें गलत हैं। क्या गलत है वो भी देखेंगे हम। उस व्यक्ति की मृत्यु क्षोभजनक है। तो यहाँ पर ये कौन सा ढूंढना है? शुद्ध वाला, सही वाला ढूंढना है। ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ क्षोभजनक ना हो करके, यहाँ क्षोभजनक की जगह आप लिख सकते हो दुखद। क्षोभजनक नहीं होगा, दुखद होगा। तो उस व्यक्ति की मृत्यु दुखद है, अब ये सही है। ठीक ऐसे ही पतिव्रता को छूने का उत्साह कौन करेगा? यहाँ उत्साह शब्द गलत लिखा हुआ है। उत्साह ना होकर के यहाँ पे होना चाहिए था साहस। अगर साहस लिखा होता तो वो सही होता। ठीक, पतिव्रता को छूने का साहस कौन करेगा? वह आँख से काना है। ये आँख से, ये होना ही नहीं चाहिए। देखिए काना लिखा हुआ है, काना का मतलब किससे? आँख से ही तो होगा ना। पैर से कोई काना और हाथ से काना तो हो नहीं सकता। यहाँ शब्दों का दोहराव हो रहा है, तो कभी भी सेंटेंस में शब्दों के दोहराव से बचना चाहिए। इतना ही लिखा है। देखो अगर मान के चलिए लिखा हुआ है वह काना है, तो इसका मतलब क्या है? वह काना है तो आँख से ही तो काना होगा। ये थोड़ी कहना है कि वह पैर से काना है या हाथ से काना है, ऐसा नहीं। काना मतलब आँख से ही होता है। तो यहाँ पर बार बार सेंटेंस को दोहराने की शब्दों को ज़रूरत नहीं है। तो यही 3 गलत मिल गए, तो जाहिर सी बात चौथा सही होना चाहिए। तुमने इस पुस्तक का कितना अंश पढ़ लिया? हाँ, ये एकदम सही लिखा हुआ है। यहाँ पर होना चाहिए, अंश ही होना चाहिए। कभी कभी शब्दों को अगर बदल करके यहाँ पर अंश की जगह भाग लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, शुद्ध वाक्य की पहचान करें। कौन सा वाक्य सही है, गलत क्यों है वो भी देखते हैं हम साथ में। यह दही मीठी है, मीठी ना होकर के मीठा होना चाहिए। यह दही मीठा है, यहाँ लिंग संबंधी अशुद्धि है। ठीक, अब देखिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि सेंटेंस में जो विशेष है उसी के अकॉर्डिंग विशेषण लगेगा। दही है विशेष है और दही होता है पुल्लिंग शब्द, तो यहाँ विशेषण भी पुल्लिंग ही लगेगा, मीठा रहेगा, मीठी नहीं। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, यहाँ घोर ना हो करके प्रगाढ़ लिख सकते हैं या घनिष्ठ, घनिष्ठ ज़्यादा सही रहेगा, घनिष्ठ संबंध है। मुझे फूलों का एक विक्रेता प्रतिदिन फल देता है, ये सही लिखा हुआ है, तो ये एकदम सही है, तो यही वाला हो जाएगा। शुद्ध ही पहचान करना है। मुझे बड़ी भूख लगी, यहाँ बड़ी ना हो करके बहुत होगा। बड़ी और छोटी कोई वस्तु नहीं है, भूख जो है वो बहुत और कम इसमें सब में हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो बड़ी ना हो करके बहुत होना चाहिए यहाँ पर, तो सही माना जाता है। ये दोनों वाक्य तीनों गलत हैं और ये वाला एकदम सी वाला विकल्प एकदम सही लिखा हुआ है। चलिए 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्यायवाची का कौन सा युग्म गलत है? गलत वाला ढूंढना है। चलिए गंगा, अच्छा मतलब इसके 4 पर्यायवाची दे रखे हैं और इसमें से कोई एक या उससे अधिक गलत हो सकते हैं। गंगा, गंगा की जानवी, विष्णुपदी, देवसरी, नदीश्वरी, ये एकदम सही है चारों की चारों। घोड़ा, तुरंग, तुरंग है हय। सैंधव, बैसाख नंदन, जी यही गलत है। बैसाख नंदन ये गधे का पर्यायवाची होता है, ये गधे का पर्यायवाची है। ठीक, नदी, सरी, तटनी, सलीला, सरकरी, किरण का, रश्मि, मरीच, मरुखदीप, ये एकदम सही है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो युग्म इसमें गलत लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर गधे नहीं हो, मतलब ये बैसाख नंदन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बैसाख नंदन गधे का पर्यायवाची होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि गुरु का अनेकार्थी नहीं है। गुरु का अनेकार्थी नहीं है। अनेकार्थी मतलब वह शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होते हों। तो ये गुरु का बाहरी यही नहीं होता है, 2 मात्राओं वाला वर्ण ये तो होता ही है। बृहस्पति भी होता है गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, तो ये नहीं होगा। गुरु का मतलब आचार्य लिखा हो वो भी सही है। ठीक है, अगर मान के चलिए अध्यापक लिखा हुआ है तो वो भी सही है। तो ये कई सारे होते हैं अर्थ गुरु के। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु का मतलब दीर्घ लिखा होता तो वो भी सही होता। 14 नंबर प्रश्न, मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं। वाक्य में विशेषण आपको बताना है, विशेषण ढूंढ करके। तो घर पे ये किस प्रकार का, संख्यावाची है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है या संकेतवाचक, कौन सा है? तो कुछ मेहमान, देखिए मेहमान शब्द का विशेषण है तो मेहमान हम गिन सकते हैं कि नहीं?
अगर गिन सकते भाई ये मेहमान, कुछ मेहमान, ये गुण तो होगा नहीं, तो ऐसा नहीं, संकेत भी नहीं दे रहा है, परिमाण या संख्यावाचक में से हो सकता है, तो मेहमान है मूल शब्द। अब इसको हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, मतलब काउंटेबल है या नहीं है। अगर काउंटेबल होगा तो संख्यावाचक में जाएगा, अदरवाइज परिमाणवाचक में। तो काउंटेबल है ये, मतलब इसको हम गिन सकते हैं, 1 मेहमान, 2 मेहमान, 3 मेहमान, 4 मेहमान। इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्यावाचक है तो संख्यावाचक में जाएगा। अगर यहाँ पर निश्चित अनिश्चित करके दे रखा होता तो कुछ की बात कर रहा है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता। ठीक, चलिए 15 नंबर प्रश्न कहते हैं, सा वर्ण है। सा वर्ण क्या है, अल्पप्राण घोष, अल्पप्राण अघोष, महाप्राण घोष, महाप्राण अघोष। ध्यान दीजिए, ये इतना दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं होती है। एक लाइन मैंने आपको बताया था कि स्वर जो होते हैं, समस्त स्वर और अंतस्थ व्यंजन, समस्त स्वर और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण घोष होते हैं, अल्प प्राण घोष होते हैं। तो जो ऊष्म होंगे वो जस्ट अपोजिट होते हैं, ये उल्टा होते हैं किसके, अंतस्थ के। तो उल्टा है, बस लगा दो ऊष्म। लेकिन ये ध्यान रखना, अब ये अल्प प्राण है तो ये महाप्राण हो जाएगा, और अघोष है, घोष है तो दूसरा अघोष, तो महाप्राण अघोष हो जाएगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना, हा जो लिखा हुआ है वो हा अघोष ना होकर के सघोष होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। बाकी सारी चीज़ें अपोजिट होती हैं अंतस्थ के एकदम से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न, पखावज बज रहा है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, ये आपको देखना है। तो पहली बात, पखावज होता क्या है, पखावज एक ढोल के जैसा एक ऐसे यंत्र होता है, ऐसे इसमें ये रस्सियाँ लगी होती हैं और लकड़ी के गोटे देखा होगा ऐसे ऐसे लगे होते हैं, अजीबोगरीब डिजाइन बन गई। मैं इसको बिगाड़ दूँ, बेइज्जती महसूस कर रहा हूँ अपनी ही। ठीक है, पखावज होती है। तो अभी मान के चलिए मैं अगर दिखा दूँ आपको पखावज नेट पे सर्च करके, तो हो सकता है कॉपीराइट ही ठोक दें। चलिए कोई बात नहीं, पखावज एक ढोल के जैसा यंत्र होता है। तो पखावज बज रहा है नहीं, वो स्त्रीलिंग शब्द है, बज रही है होना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या है, रही होना चाहिए, बज रही है। तो ये किस वचन संबंधी या क्रिया या कारक या लिंग, तो लिंग संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। पखावज स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, उद प्लस श्वास, उद प्लस श्वास। चलिए इसमें आपको बताना है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हलंत का जरूर ध्यान रखिए। जैसे दा और दा में लगा है, एक में नहीं लगा है, उत इसमें दोनों लगा हुआ है। कहीं पर मान के चलो ऐसा भी लिखा हो सकता है, कहीं पर इस तरीके से भी लिखा हो सकता है उत, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। पहली बात, अब इसको समझाते हैं कि उच्छ्वास में होता क्या है। इसका सही विकल्प जो है उत प्लस श्वास होगा। नियम कौन सा लगता है, कैसे बना, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। व्यंजन संधि का एक नियम आप पढ़ेंगे, जब आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक नियम होता है ता संबंधी नियम, मतलब ता का परिवर्तन किस में होता है। तो यहाँ पर एक रूल होता है, ता अगर ता या दा के बाद स आता है, ठीक है, तो उस ता या दा का परिवर्तन जो होगा वो ता में, ओ सॉरी ता में नहीं, चा में होता है। ता का परिवर्तन चा में हो जाएगा और इस सा का परिवर्तन छा में हो जाएगा। आया समझ में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है उत प्लस श्वास, ये लिखा हुआ है। अब ये क्या बन जाएगा, उत का तो बन जाएगा उच्च, मतलब छोटा ऊ और आधा चा, और ये श्वास का क्या बन जाएगा, ये सा किस में बदलेगा, छा में, और छा देखिए क्या है, आधा है, तो यहाँ पर भी आधा, और वाह क्या हो जाएगा, ये पूरा, और ऐसे उच्छ्वास। ध्यान रखना ये जो छा लिखा हुआ है ये आधा है, इस तरीके से लिखा है उच्छ्वास। ये थोड़ा फॉन्ट की वजह से छा इस तरीके से बना हुआ है। अगर आप ध्यान देते हैं तो जब अगर इसी फॉन्ट में जैसे ये लिखा हुआ है, अगर पूरा छा लिखना होता है तो इस तरीके से लिख करके आता है, ऐसे कुछ, मतलब ये जो ये होती है ये नीचे तक मुड़ी होती है यहाँ पर श्वास में। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आधा सा है, आधा छा है यहाँ पर, पूरा छा नहीं है। ठीक, ये वाला। तो उच्छ्वास इस तरीके से सही लिखा जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है।
गुण स्वर संधि नहीं है। किस में नहीं है, चलिए इसमें देखते हैं। सर्वेश्वर का संधि विच्छेद करके देखते हैं। सर्व प्लस क्या हो जाएगा, सर्व प्लस ईश्वर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये छोटा आ है और इधर क्या मिल रहा है, थोड़ा इधर की साइड लिखते हैं आगे उसके, नहीं तो जगह नहीं बचेगी। इसमें बना क्या, यहाँ पर वाह के बाद क्या है, छोटा आ है और इधर क्या है, बड़ी ई है। तो ये दोनों मिला करके ए बन गए। ठीक है। जलोर्मी में जल प्लस ऊर्मी होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऊर्मी अगर लिखा है कहीं पर तो वो गलत है। ठीक, ऊर्मी होता है तो ये बन जाएगा, ये ला के बाद छोटा आ और यहाँ पर बड़ा ऊ है, तो छोटा आ प्लस बड़ा ऊ मिल करके ओ बन रहा है। चलिए ये भी ठीक है, ये भी गुण स्वर संधि है। ठीक। मनोहर में मनः प्लस हर होता है और ये बनेगा मनोहर। ठीक, ये होता गया है, विसर्ग के बाद हा आया हुआ है, तो विसर्ग के पहले अगर छोटा आ होता है, विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आता है स्पर्श अंतस्थ या ऊष्म, तो विसर्ग और उसके पहले छोटा आ जो आता है उसका परिवर्तन ओ में हो जाता है। ये नियम है विसर्ग संधि में एक। तो यहाँ पर इस नियम के अकॉर्डिंग विसर्ग और इसके पहले, यहाँ पर ये जो विसर्ग लगा हुआ है इसके पहले जो छोटा आ आया हुआ है ना के साथ, ये दोनों किस में बदल गए, ओ में बदल गए और बन गया मनोहर। तो इसमें है कौन सी, विसर्ग संधि। महर्षि भी एक बार देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि हो जाता है, महा प्लस ऋषि, और यहाँ पर बड़ा आ के साथ जब री मिलेगा तो वो बन जाता है अर। तो इस तरीके से इसमें बाकी तीनों में गुण स्वर संधि ही है, मनोहर शब्द में विसर्ग संधि है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। 19 नंबर प्रश्न, वृक्ष काटे जाते हैं, वाक्य की पहचान करें। ये किस वाच्य का है। कल मैंने एक प्रैक्टिस सेट आपको जो करवाया था, प्रश्न शायद 9 नंबर का था, हाँ, तो प्रैक्टिस सेट नंबर जो 9 था उसमें मैंने बताया था अगर कर्ता अज्ञात हो वहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक हो, कर्मवाच्य में होगा। ठीक है, कर्ता अज्ञात हो तो वो कर्मवाच्य में होगा। वृक्ष काटे जाते हैं, कौन काट रहा है, जो काट रहा होगा वो होगा कर्ता और वही है अज्ञात, तो ये कर्मवाच्य का वाक्य हो जाएगा। ठीक, चलिए 20 नंबर, निर्बल शब्द में कौन सा समास है ये आपको बताना है। क्या तत्पुरुष समास है, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुब्रीहि। निर्बल, तो देखिए निर्बल होता क्या है, निर प्लस बल। अब यहाँ पर मैं संधि विच्छेद क्यों लिख रहा हूँ, उसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए, जिन शब्दों के शुरुआत में उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग, तो उस उपसर्ग में होता क्या है, उपसर्ग से आप 3 समास समझ सकते हो। उपसर्ग अगर लगा हुआ है तो पहला तो हो सकता है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। अगर उपसर्ग लगा हुआ है तो पहला तो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है नई तत्पुरुष, नई तत्पुरुष समास होता है एक, और एक जो बनेगा उपसर्ग से वो बन जाएगा प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष समास एक होता है, वहाँ पर भी क्या होगा, विसर्ग लगा हुआ, उपसर्ग लगा हुआ मिलता है आपको। तो ये हो जाएगा 3 तरीके से। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर कौन कौन सा हो जाएगा, विकल्प के अनुसार जब हम देखेंगे तो इसमें अव्ययी भाव में लगता है नई तत्पुरुष और प्रादि तत्पुरुष। तो इसमें अब अंतर कैसे करेंगे ये चीज़ आपको देखनी है। अव्ययी भाव में पहले इन दोनों को समझ लें। निषेधात्मक उपसर्ग जितने भी लगे हुए हैं, निषेधात्मक उपसर्ग जितने लगे हुए हैं वहाँ पर हो जाएगा नई तत्पुरुष। निषेधात्मक मतलब होता क्या है, जो कार्य को मना करता है या किसी चीज़ को मना करे। तो यहाँ पर निर क्या है, निषेधात्मक उपसर्ग है, तो ये नई तत्पुरुष हो जाएगा और इस अकॉर्डिंग यहाँ तत्पुरुष समास सही है। प्रादि तत्पुरुष में कुछ लगते हैं, जैसे कु हो गया उपसर्ग लगा हुआ है, सु उपसर्ग लगा हुआ है, प्र उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये हाँ प्र उपसर्ग, तो यहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास होता है। तो ये तत्पुरुष समास के कुछ भेद होते हैं। तो यहाँ पर ये टोटल हो जाएगा जो बनेगा वो, अब बाकी इसके अलावा जितने बचे वो अव्ययी भाव समास में जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा कि उपसर्ग से हम कैसे शब्दों को निकाल सकते हैं कि कौन सा समास है। तो अगर निषेधात्मक उपसर्ग तो नई तत्पुरुष,
और अगर बाकी ये कुसुपरा ये सब लगा हुआ है तो प्राज तत्पुरुष। हालांकि ये सब चीज़ें आपसे इतनी डिटेल में पूछता नहीं है, केवल नई तत्पुरुष आ सकता है। नई तत्पुरुष प्रादि तत्पुरुष आपको विकल्प में नहीं देगा, तत्पुरुष ही लिखा होगा। पहचानेंगे कैसे, वो पहचान मैंने आपको बता दी। नी जैसे हो गया, अन हो गया, निषेधात्मक रूप जैसे अन हो गया, आ हो गया, निर हो गया, ये सब हो गया। बे अगर कहीं लगा हुआ है, ये सब निषेधात्मक उपसर्ग है। तो ये सब टोटल मिला के क्या हो जाएंगे, अव्ययी भाव समास यहाँ पर नहीं होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। एक मिनट जरा रुकिएगा। हाँ चलिए, अब प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। मुझे थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी पड़ी थी, रोकना पड़ा था, कुछ काम पड़ गया था। चलिए अब देखते हैं आगे। 20 नंबर हो गया। 21 नंबर, पुरुषोत्तम शब्द में समास कौन सा है। तो ये आपको बताना है कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। एक मिनट, मेरा फोन किधर गया। तो तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है या बहुव्रीहि समास, ये आपको बताना है। तो तत्पुरुष शब्द में समास बताना है, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कर्मधारय समास में होता क्या है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से, कैसे हम पहचान करेंगे। अगर कोई शब्द मिलता है जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, विशेषण या और विशेष्य का संबंध हो तो वहाँ पर, या फिर विशेष विशेषण हो, विशेष और विशेषण का संबंध, मतलब विशेष से पहले आ जाए, विशेषण बाद में हो, या विशेषण पहले आ जाए बाद में आ जाए, या फिर दोनों विशेषण हों, दोनों जगह क्या हो, विशेषण हो, तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है, ये हो जाएगा कर्मधारय समास। तो यहाँ पुरुष और प्लस उत्तम, ये दो चीज़ लिखी हुई है, पुरुष लिखा हुआ है और उत्तम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, ये समास क्या कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका विशेष और इधर उत्तम हो जाएगा विशेषण। तो इस तरीके से इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समास अन्य तीन से भिन्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, पंचगंगा है, यथाशीघ्र है, दिन दिन है और दोपहर है, इसमें कौन सा समास अलग है, ये आपको बताना है। तीन समास एक जैसे हैं, दो अलग अलग हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि अलग कौन सा है। देखिए, इसमें पंचगंगा में, चलिए इसको छोड़ देते हैं, अभी आप बाद में सोचिए। यथाशक्ति ये आसान है, इसमें आप आसानी से बता सकते हो कि अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास। अब यहाँ पर कौन हो जाएगा, दिन दिन, जहाँ शब्दों का दोहराव होता है वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दिन दिन, घर घर, रातों रात, हाथों हाथ, इसमें समय। दोपहर में ये द्विगु समास हो जाएगा, संख्यावाची होता है, द्विगु समास। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आगे क्या है, संख्या है, ये बहुव्रीहि समास पंचगंगा है नहीं, तो अगर हम द्विगु लिखते हैं तो ऑप्शन नहीं बैठ रहा है। अव्ययी भाव कैसे है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, कैसे है वो आपको बता रहा हूँ। अगर किसी नदी के नाम से पूर्व अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। बाकी अगर उपसर्ग लगे हुए हैं तो अव्ययी भाव समास, ये चीज़ मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताई। अगर शब्दों का दोहराव हुआ है तो वहाँ पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास। तो इस तरीके से दोपहर इसमें द्विगु है, बाकी तीन इससे भिन्न है, अव्ययी भाव समास। 23 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अरबी शब्द नहीं है। अरबी शब्द कौन सा इसमें, ये रिक्शा, ये जापानी है, बाकी के तीनों क्या हैं, ये अरबी शब्द हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 24 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से योग रूढ़, योग रूढ़ आपको ज़्यादा समझाने की टाइम नहीं है, मतलब टाइम क्या ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पिछले प्रैक्टिस सेट में मैं कई बार आपको बता सकता हूँ, बता चुका हूँ। यहाँ पर योग रूढ़ का मतलब हुआ ऐसे शब्द जिसमें बहुव्रीहि समास टाइप के मिले, आप आँख बंद करके लगा सकते हो। तो फूल नहीं होगा, ये गलत है, मंत्री भी नहीं, पंचानन यही सही है, प्रधानमंत्री ये यौगिक शब्द है, बाकी ये दोनों क्या है, ये रूढ़ शब्द हैं, ये योग रूढ़ है, प्रधानमंत्री आपका यौगिक शब्द है। ठीक, चलिए 25 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। आल्पिन और गमला ये किस भाषा के शब्द हैं, आपको बताना है। 25 नंबर में आल्पिन और गमला ये किस भाषा के हैं, तो ये पुर्तगाली भाषा के हैं। इसमें फ्रेंच, अरबी, फारसी ये सब कुछ नहीं, ये पुर्तगाली। आल्पिन और गमला ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। 26 नंबर प्रश्न पर पढ़ते हैं, मृगनयन में कौन सा समास है। मृगनयन, इसमें समास आपको बताना है, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। अभी मैंने आपको बताया था विशेषण और विशेष्य का संबंध जहाँ पर होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अब कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें आँखों की विशेषता है कि वो हिरण की जैसी हैं, तो वो कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
27 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है ये आपको बताना है। क्या मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय, इसमें से कौन सा पुल्लिंग है। तो लिंग पहचानने का हिंदी व्याकरण में कोई नियम नहीं है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस बनाएंगे और सेंटेंस में ही उसको यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस के साथ जो क्रिया लगाएंगे, क्रिया मतलब वर्ब या फिर इसके साथ विशेषण कोई एडजेक्टिव लगाते हैं, तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि वो क्या होगा, लिंग का स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। तो इसमें मंत्रणा हुई ना, गलत हो गया। सभा बुलाई गई, मंडली बैठी थी, न्याय दिया गया। तो न्याय में क्या आया, देखिए दिया गया। चलिए, तो यहाँ पर इस तरीके से न्याय शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए 28 नंबर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भगवान दास द्वारा रचित रचना है। भगवान दास द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है ये आपको बताना है। क्या इंदुमती है। इंदुमती मैंने आपको अभी बताया था किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। भगवान दास द्वारा रचित, तो ये प्लेग की चुड़ैल, ये इन्हीं की रचना है। प्लेग की चुड़ैल ये भगवान दास की रचना है। और रही बात केदारनाथ सिंह की, तो इसमें और पंडित और पंडितानी, अच्छा ये एक रचना है पंडित और पंडितानी, ये रचना है गिरिजा दत्त बाजपेयी की। गिरिजा दत्त बाजपेयी, दंत नहीं, ये दत्त लिखा हुआ है। गिरिजा दत्त बाजपेयी है। और 11 वर्ष का समय, ये रचना है इनकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। गर्मी का मौसम है, बड़ी गर्मी लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। जिंदगी नामा के रचनाकार कौन है। जिंदगी नामा, प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने। जिंदगी नामा के रचनाकार आपको बताने हैं कि कृष्णा सोबाती, केदारनाथ सिंह, कैफी आजमी, किशोरीलाल गोस्वामी। ये नहीं, कृष्णा सोबाती ही हैं जिंदगी नामा के रचनाकार। चलिए अगले 30 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या है, काफूर होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो काफूर होने का मतलब बड़ा काम करना या गद्दार होना, भाग जाना या कलंकित होना। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। काफूर होना का मतलब होता है भाग जाना, तो इसमें विकल्प सी वाला आपका सही है। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। क्या तेजस्वी है, तपस्विनी है, हंसनी है या परोपकारिणी है। तो इसमें से सिंपल, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तेजस्वी शब्द जो है वो पुल्लिंग, बाकी तीनों के तीनों क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्रिया लगाइए अथवा विशेषण लगाइए, आप आसानी से पता कर ले जाएंगे। चलिए 32 नंबर, सुप्त का विलोम क्या होता है। सुप्त का पौरस्त्य ये नहीं होगा, सचेत ये नहीं होगा, तैनात ये भी नहीं होगा, जागृत होता है। देखिए जागृत, ये जागृत ऐसे लिखा जाएगा, जागृत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न की तरफ। मुक्तिबोध रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। मुक्तिबोध रचना है, ये जैनेन्द्र कुमार की है, इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखिएगा। इस पर इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, वो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है जैनेन्द्र कुमार जी को मुक्तिबोध रचना के लिए। 34 नंबर प्रश्न, कमल का स्त्रीलिंग, कमली ये गलत, कमलिनी ऐसे नहीं लिखा जाता है, कमलिनी ये भी गलत लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है, कमलिनी सही होता है। डी वाला विकल्प आपका सही है। चलिए 35 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। हरिपद कोमल कमल से इसमें कौन सा अलंकार है। बहुत ही फेमस लाइन है, हरिपद कोमल कमल से इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसमें यमक है क्या, उपमा है, रूपक या उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार होगा। यहाँ पर कौन सा होगा, रूपक अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये कहाँ जा रहा है, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न, रेशमी टाई, इसके रचनाकार कौन है। आप एक मिनट इसको पढ़िए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ चलिए, रेशमी टाई इसके रचनाकार पूछ रहा है। तो रेशमी टाई के रचनाकार ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, रमाशंकर शर्मा रसाल हैं, अमृता प्रीतम है या वेद प्रताप वैदिक हैं। इसमें कौन सा होगा, इसमें ए वाला विकल्प सही है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है रेशमी टाई। एक मिनट जरा
मुझे लग रहा है पिछला क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं दिया। हरिपद कोमल कमल से ओह, ये गलत मैंने बता दिया, ये नहीं होगा यहाँ पर। ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। हरिपद कोमल कमल से, ये उपमा अलंकार का है। यहाँ पर मुझे ध्यान था, चरण कमल वाली लाइन ध्यान था, चरण कमल बंदो हरिराई, इस लाइन के चक्कर में मैंने ये रूपक लगा दिया, तो ये गलत। यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, हाँ ये भी हो गया। 37 नंबर बढ़ते हैं। कदाचित शाम को वर्षा होगी, ये किस काल का वाक्य है? शाम को वर्षा हो मतलब अभी कार्य संपन्न हुआ, यानी कि भविष्य काल का है, तो वर्तमान काल छूट ही गया। कदाचित संभावना व्यक्त की जाती है, सामान्य होगा नहीं, हेतु हेतुमंद में कार्य कारण वाला होता है, तो ये संभाव्य भविष्य काल का वाक्य बचेगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। लकीर का फकीर होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, सबसे अलग रहने वाला, नहीं। बहुत घमंडी, नहीं। बहाना बनाने वाला, ये भी नहीं। तो इस तरीके से इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा। लकीर का फकीर होना मतलब पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। धावक तेज गति से दौड़ता है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? ये तेज गति, पहली बात तो क्रिया विशेषण कौन सा है ये आपको पता करना है। दौड़ने की विशेषता क्या है? तेज। अब तेज कैसे हम पता करेंगे कि किस तरीके का है? तो मैंने आपको बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में कि कब, कैसे, कहाँ, कितना और कहाँ। अगर इस क्वेश्चन को हम क्रिया के साथ करते हैं तो जो मिलेगा वो क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा, और प्रकार भी पता चल जाएगा। तो कैसे से इसका उत्तर मिल रहा है, कैसे दौड़ता है? तेज। और कैसे शब्द से जिसका उत्तर मिलता है वो रीतिवाचक होता है। क्या होता है? रीतिवाचक। तो इस तरीके से इसमें सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, रीतिवाचक है ये, तेज गति से। चलिए 40 नंबर प्रश्न में, व्यास सम्मान से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति के लेखक कौन है? तो इसमें आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं इस चीज़ को कि एक विराट कोहली प्लेयर हैं, और उन जैसा प्लेयर ना तो पिछले हुआ है ना आगे होगा। ठीक, तो नरेंद्र कोहली जी की ये रचना है। ठीक है, चलिए तो कैसा रहा ये सेशन ज़रूर बताइएगा। थोड़ा गर्मी है, इस वजह से समस्या आ रही है पढ़ाने में, बार बार हाथ से पसीना निकलता है, तो लिखने में थोड़ा राइटिंग पैड पे दिक्कत आने लगती है, बार बार प्यास भी लग जाती है। तो कोशिश करते हैं फिर भी कि जितना बेहतर आपको बता सके उतना बेहतर बताएं। कैसा रहा सेशन कमेंट ज़रूर करिएगा। अब अगला 11 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें भी मैं 40 प्रश्न रखूँगा, और वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। मेरा टारगेट होता है कि एक ही प्रश्न में मैं एक से ज़्यादा प्रश्नों को सम्मिलित कर दूं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन कम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी बता सकूं कि उस पर बेस्ड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन मिलता भी है तो आप उसको सॉल्व कर ले जाएँ। चलिए कमेंट करिएगा, बताइएगा आज की क्लास। कोई अगर आपका सुझाव है या कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।